नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र परीक्षा के प्रश्न पत्र को। ये परीक्षा जून 2016 में ली गई थी, तो मैं आपको इसके 125 प्रश्न विस्तार पूर्वक करवाने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? तो इसका आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर दूरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। यही संगठन आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रवासी भारतीय की श्रेणी में रखा गया है। अनिवासी भारतीय उन भारतीयों को कहेंगे जो किसी उद्देश्यवश जैसे शिक्षा, व्यवसाय हेतु विदेशों में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी, राज्य एक साध्य है। कार्ल मार्क्स को पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के साधन के रूप में व्याख्यात किया है। मार्क्स राज्य को वर्गीय संस्था मानता है। मार्क्स राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्स का मानना है कि साम्यवादी क्रांति के बाद राज्य लुप्त हो जाएगा। इस तरह मार्क्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं जिसका निर्माण पूंजीपतियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या एक सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। तो ये कथन राज्यपाल के बारे में सही नहीं है। इसका हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है एवं अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वह कार्यकाल पूरा होने के बाद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। राज्यपाल विधानसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, इप्सा। इप्सा को दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है। दक्षिण का तात्पर्य दक्षिणी गोलार्ध के अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के समूह को कहते हैं जो अपने पारस्परिक हितों की पूर्ति हेतु अपने सहयोग की वकालत करते हैं। अन्य प्रमुख संगठनों में अंकटाड, ग्रुप 77, गुट निरपेक्ष देशों का समूह, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, प्रस्तावना कानूनी रूप से बाह्यकारी है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है जिसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। संघ शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया है, जबकि भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में उसका प्रयोग करके कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? तो इसका आंसर है अंत्योदय
का विचार, अंत्योदय का विचार। तो अंत्योदय का विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। अंबेडकर ने दलित वर्गों को पानी दिलाने के उद्देश्य से 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र में महद सत्याग्रह चलाया एवं मंदिर में प्रवेश के लिए 2 मार्च 1930 को नासिक से कालाराम मंदिर तक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। मूक नायक का प्रकाशन अंबेडकर ने 1920 से प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होकर 7 सदस्यों से मिलकर बनती है। सभी सदस्यों के अधिकार एवं शक्तियां समान होते हैं। ये सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह तो होती है परंतु हटाई नहीं जा सकती है, जबकि अन्य सभी राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत का सॉलिसिटर जनरल। भारत के सॉलिसिटर जनरल का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दोनों कानूनी पद जिनका उल्लेख विधि अधिकारी नियम 1987 में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल भारत का महान्यायवादी के बाद द्वितीय विधि अधिकारी होता है, जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना एवं न्यायालय में सरकार की पैरवी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है बार्कर। बार्कर ने अपनी पुस्तक के आमुख से भारतीय संविधान की प्रशंसा करते हुए की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है, जिसका अभिप्राय प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। बार्कर भारतीय संविधान के प्रस्तावना की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, जिसमें कुछ ही शब्दों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालक्रमानुसार व्यवस्थित इस प्रकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, संथानम कमेटी 1962, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजा मन्नार कमेटी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शासन के मनमानेपन से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। इसका विस्तार रूप देख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 के अंतर्गत शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। अपने इस वर्गीकरण के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका व्यवहारिक प्रयोग अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत वहां के शासन के तीनों अंगों में शक्तियों को बांट दिया गया है। इसका अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर एक दूसरे से सभी अंग स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है? तो इसका आंसर है जिम ओ'नील। ब्रिक्स संगठन के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैच नामक आर्थिक सलाहकारी संस्था के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था, जिस नामकरण के पीछे जिम ओ'नील की मुख्य धारणा यह थी कि यह चारों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन देश आगे आने वाले समय में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। कालांतर दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। यद्यपि गोल्डमैन सैच नामक कंपनी की उक्त ब्रिक्स धारणा का उद्देश्य यह नहीं था कि ये देश अपना अलग संगठन बनाए, लेकिन इस धारणा से प्रेरणा प्राप्त कर इन चारों देशों ने 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स।
विकल्प सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य कृतियां ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओसे तुंग की है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन लैलिन की है, द वेव ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीगल। हेतुवादी या उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद या साध्यवाद पद्धति कार्य या रचना का कोई उद्देश्य या प्रयोजन या अंतिम कारण निहित रहता है जो उसके संपादनार्थ प्रेरणा प्रदान करता है। इसके विपरीत यंत्रवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक घटना कार्य कारण सिद्धांत से घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 6 है। तो पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर दूसरे, के एम मुंशी तीसरे, और चौथे पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और चौथे पे थे बी एल मित्र। बाद में एन माधव राव हो गए थे इनकी जगह, और छठे पर है डीपी केतान, और बाद में इनकी जगह टी कृष्णचारी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डी लिंडसे लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंतर्गत अनुभववादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिससे उसने बहुलतंत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैकाइवर। राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है, यह कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर मूलतः बहुलवादी विचारक है। मैकाइवर का मानना है कि कानून राज्य की उत्पत्ति से पहले भी मौजूद था। राज्य तो केवल कानूनों की घोषणा करता है, उसका सृजन नहीं। इसी आधार पर मैकाइवर का कहना है कि कानून राज्य के पहले होने के कारण कानून को पिता कहा, जबकि राज्य द्वारा संरक्षित होने के कारण कानून राज्य के शिशु के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया है, इनमें कौन सी एक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी। मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भारतीय राजनीति की 3 शैलियों या भाषाओं का उल्लेख किया है। राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया है, तो पहली है राजनीति की आधुनिक भाषा, दूसरी है राजनीति की परंपरागत भाषा, और तीसरी है राजनीति की संतवादी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने, तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया। क्योंकि उसने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया, इसका आंसर होगा। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हुए यह मानना है कि राज्य को व्यक्ति की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। मिल ने व्यक्ति के आत्मपरक एवं अन्य परक कार्यों में अंतर तो किया, लेकिन कोई निश्चित सीमा रेखा न होने के कारण आलोचना का केंद्र बन गया। बार्कर ने आलोचना के रूप में मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1974। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1974 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद 1947 से 1958 ईस्वी तक बने थे।
रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और रेल मंत्री जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम 1947 से 1952 तक थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री जयराम दास 1947 से 1952 तक थे और कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर 1947 से 1952 तक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर हेनरी मैन। सन हेनरी मैन ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में कहा है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि प्रधान कोई निश्चित व्यक्ति हो। वह भारतीय उदाहरण देकर कहता है कि पंजाब के शासक महाराजा रंजीत सिंह की आज्ञाएं भी समाज के प्रचलित रीति रिवाजों से सीमित थी। अतः प्रभु सत्ताधारी को निश्चित और एकल कैसे माना जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी इस पुस्तक में शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी शासन व्यवस्था में किया गया था। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिस डुवर्जर ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्णन किया है। डुवर्जर ने राजनीतिक दलों के संगठन में 4 तत्वों का सुझाव दिया है। तो पहला है कॉकस, दूसरा शाखा, तीसरा सेल, चौथा मिलिशिया। डुवर्जर 2 प्रकार की पार्टी का सुझाव देता है, पहला संवर्ग दल, दूसरा जनदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। व्यवहारवादी आंदोलन के अग्रदूत डेविड स्टन को माना जाता है। डेविड स्टन का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य का कोई स्थान नहीं है। स्टन राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यों को शामिल मूल्य निरपेक्ष व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। स्टन ने व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं: निमित्ताएं, मूल्य निरपेक्षता, अंतर विषयक दृष्टिकोण, विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन, तकनीकी इत्यादि। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसके आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का विचार नहीं दिया है। बैंथम गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत एक मत का समर्थन किया है। G.S. मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत भारतीय मतदान एवं प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का समर्थन किया। G.D.H. कोल ने कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रूदो। प्रमुख अराजकतावादी विचारक प्रूदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 के अंतर्गत यह प्रसिद्ध सूक्ति प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। प्रूदो ने ऐसे बहुत सारे अधिकारों पर प्रहार किया जो 19वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रचलित थे। उसने विशेष रूप से संपत्ति के उन अधिकारों की आलोचना की जो संपत्ति के स्वामी को अन्य मनुष्यों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सहायता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस हेयर। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया था।
अनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग बहुसदनीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला सूची प्रणाली, दूसरा एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, GDH कोल। कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक GDH कोल है। यह प्रणाली मूलतः श्रेणी समाजवादियों की देन है। श्रेणी समाजवादियों का मानना है कि निर्णय संस्थाओं में लोगों के अपने अपने विशेष आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भूभागीय आधार पर नहीं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के श्रेणी समाजवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 31वां क्वेश्चन है, गैब्रियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, गैर समुदायात्मक समूह। गैब्रियल आमंड ने गैर संस्थागत समूह की दबाव समूह के श्रेणी में नहीं रखा। आमंड ने दबाव समूह को 4 भागों में बांटा है: समुदायात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह, प्रतिमानी दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। वर्तमान समय में उत्तर कोरिया देश के राजनीति में दलीय व्यवस्था नहीं है। उत्तर कोरिया में राजतंत्रीय व्यवस्था है, जबकि अन्य सभी देशों में दलीय व्यवस्था अर्थात लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूसो के विचारों के अनुकूल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहुमत की इच्छा। बहुमत की इच्छा। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। महान दार्शनिक रूसो सामान्य इच्छा को बहुमत की इच्छा नहीं मानते हैं। सामान्य इच्छा के माध्यम से ही रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सभी लोग बिना किसी भेदभाव एवं वैमनस्य के मिलजुल कर रहते थे, लेकिन संपत्ति के अभिभाव से यह सब समाप्त हो गया। इसलिए रूसो शांति में जीवन जीने के लिए प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटने की बात करता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा विवेक की इच्छा होती है, जो सदैव जनहित में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 34वां, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना प्रमुखतः बहुलवादी विचारकों द्वारा की गई है। बहुलवादियों का मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है, अतः प्रभुसत्ता राज्य का नहीं सभी समुदायों की विशेषता है। इस तरह प्रभुसत्ता एकत्ववादी न होकर द्वैतवादी है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में बार्कर, क्रैब, लॉस्की, मैकाइवर, लिंडसे आदि इत्यादि है, जबकि हॉब्स, बेंथम एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य स्तर पर एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात वह पदमुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन J.S. मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। जे.एस. मिल ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन नहीं किया। मिल ने अपनी पुस्तक द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1859 के अंतर्गत प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का समर्थन किया। उसने महिला मताधिकार एवं भारित मतदान का भी समर्थन किया, अर्थात संपन्न एवं शासन के कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का विचार दिया। मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए किया कि वह व्यक्ति के विकास में सहायक है और बुराई इसलिए कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि योजना आयोग कैबिनेट के आदेश द्वारा एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम द्वारा किया गया है। इस तरह ये तीनों संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन है, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस तरह सरकार को लोकसभा में विश्वास मत खोने देने पर त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से पारित माना जाता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की बहुमत की बात कही गई है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा 2/3 बहुमत एवं साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। भारतीय संविधान में पूर्ण बहुमत का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री, तो आपके ये 4 ऑप्शन है, तो चयनित होता है, बी निर्वाचित होता है, सी मनोनीत होता है, डी नियुक्त होता है। तो आपका आंसर है डी, नियुक्त होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखित किया है। यद्यपि सांसद के रूप में वह निर्वाचित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए उसकी नियुक्ति होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 2 और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है, भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है बी, 1968। भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ 1968 ईस्वी में हुआ। निष्पादन बजट का वर्णन सर्वप्रथम अमेरिका के हूवर आयोग ने 1949 में किया था। इसी सिफारिश के आधार पर 1950 में अमेरिकी बजट प्रणाली में अपना लिया गया। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में वीजगीषु का तात्पर्य है। तो इसका आंसर है सी, जो जीतने की इच्छा रखता हो। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। कौटिल्य ने विदेश नीति के संदर्भ में 2 प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षड्गुण्य नीति। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत उसने 12 राज्यों को रखा तथा मध्यवर्ती राज्य को वीजगीषु राज्य कहा। वीजगीषु राज्य का तात्पर्य जीतने की इच्छा रखने वाला राज्य। मंडल सिद्धांत के अन्य राज्य इस प्रकार हैं: अरिमित्र, मित्र, अक्रांदसार, पारशीग्रासन, मध्यम एवं उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 1976। भारत में 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण में से
लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया। संविधान के प्रारंभ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन एवं लेखा परीक्षण या अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य सौंपे गए। हालांकि राज्य स्तर पर अभी यह दोनों कार्य CAG ही करता है, जबकि केंद्र स्तर पर लेखांकन का कार्य महानियंत्रक वित्त लेखा द्वारा किया जाता है एवं लेखा परीक्षण कार्य CAG द्वारा होता है। 43वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव का प्रभावशाली का अध्ययन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैरोल्ड लासवेल। हैराल्ड डी लासवेल के अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। लासवेल राजनीति को शक्ति के संदर्भ में देखने एवं समझने के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता में विश्वास करता है। साथ ही राजनीति को एक नीति विज्ञान का रूप भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1905 में हुई। सावधि प्रणाली या कार्यकाल पद्धति की दो प्रमुख विशेषता हैं। पहला, भारत सरकार के सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती सीधे न होकर प्रांतों में सेवारत अधिकारियों में से होनी चाहिए, और दूसरा, केंद्रीय सचिवालय के कार्यकाल तथा राज्यों में उस पद के कार्यकाल के बीच एक नियमित अंतर बना रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है, उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में किसने इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन फ्रांसिस फुकुयामा ने किया था। सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। इस घटना को फुकुयामा ने विचारधारा के अंत या इतिहास के अंत की संज्ञा दी, क्योंकि शीत युद्ध दो विचारधाराओं, एक और पूंजीवाद जिसका नेतृत्व अमेरिका एवं दूसरी ओर साम्यवाद जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी विचारधारा का भी अंत हो गया, अतः फुकुयामा के शब्दों में साम्यवाद इतिहास की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रों की भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु ऋण दिया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि विश्व बैंक राष्ट्रों के उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए ऋण देता है। IMF एवं विश्व बैंक दोनों संस्थाओं का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यह विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्टन कॉपलान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को लागू करने का श्रेय मार्टन कॉपलान को दिया जाता है। कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत के 6 सोपान बताए हैं। पहला, शक्ति संतुलन। दूसरा, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तीसरा, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। चौथा, सार्वभौमिकता। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सोपानीय व्यवस्था। और छठा, इकाई वीटो। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को लागू करने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है, जबकि आमंड ने इसका वृहद विश्लेषण किया। 48वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिचर्ड स्नाइडर। रिचर्ड स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णय निर्माण के सिद्धांत को लागू किया, जबकि हैंस जे मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या की। मार्टन कैपलान ने व्यवस्थावादी सिद्धांत की व्याख्या की एवं जॉर्ज लिस्का ने संतुलन सिद्धांत की वृहद व्याख्या प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है हमारे पास, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैटिल। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। गैटिल ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के
अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के अध्ययन के रूप में की है। गार्नर का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो इसका आंसर है यूएल गोस्वामी। इसका आंसर है यूएल गोस्वामी। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएल गोस्वामी ने किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 51वां क्वेश्चन है, भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1772। भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। जिलाधिकारी को उस समय दीवानी संबंधी मुकदमे देखने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर में होता है। जब हालांकि नव नियुक्त प्रशासनिक अफसरों का प्रशिक्षण शुरुआती महीनों से सबका एक साथ राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में होता है। इसके बाद सबको विभागीय संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी सदस्य या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को केवल कदाचार के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सर्वप्रथम राज्यपाल उच्च न्यायालय के निर्देशन में एक जांच समिति गठित करवाएगा एवं इसके प्रतिवेदन के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को सक्रियता के कारण विधायिका का तृतीय सदन कहकर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर सकता है। अतः इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत न्यायपालिका। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, दोहरी शासन व्यवस्था। दूसरा, दोहरी नागरिकता। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। चौथा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। पांचवा, शक्तियों का विभाजन। और छठा, व्यवस्थापिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 25वां। भारतीय संविधान का 25वां संवैधानिक संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने से संबंधित है। तो 25वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्प हैं और इस हेतु मूल अधिकारों को संशोधित भी करना पड़ा तो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विचारक स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता है? तो इसका आंसर है 57 का हाव हाउस स्वतंत्रता तथा समानता को विरोधी नहीं मानते, जबकि पैरेटो, हैयक, फ्रीडमैन, डी टॉकविले एवं लॉर्ड एक्टन इत्यादि जैसे विचारक स्वतंत्रता व समानता को विरोधी मानते हैं।
हाउस ने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करके आदर्शवादियों की तरह यह स्वीकार किया कि व्यक्तिक हित सर्वहित से जुड़ा होता है और सर्वहित का आधार व्यक्तिक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन जॉन लॉक का है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता एवं कानून दोनों विद्यमान थे, लेकिन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी और उसके अभाव में प्राकृतिक दशा में शांति, सद्भाव, परस्पर समानता और रक्षा की जो स्थिति विद्यमान है वह बिगड़कर शत्रुता, वैमनस्य, हिंसा एवं परस्पर विनाश की स्थिति में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने की बजाय उसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, R.H. टॉनी। समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने की बजाय उसके लिए आवश्यक है, यह कथन R.H. टॉनी का है। टॉनी के विचार से स्वतंत्रता तथा समानता के सिद्धांतों में कोई मौलिक विरोध नहीं है। अपनी पुस्तक इक्वालिटी के अंतर्गत टॉनी ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता तथा समानता का तथाकथित द्वंद्व निराधार है। यह इन दोनों संकल्पनाओं का गलत अर्थ लगाने पर ही सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के अन्य भागों में संशोधन या परिवर्तन तो कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिकाएं शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस P.N. भगवती। 1980 के दशक में जस्टिस P.N. भगवती के प्रयासों से जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दशक और सदी के अंतिम वर्षों में तो न्यायिक सक्रियतावाद भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। यह एक प्रथा बन गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में कटौती करके सरकार की आलोचना करना, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में तथा विनियोग विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 114 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। इसका आंसर है सूचना का अधिकार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। 1968 में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक को संसद में रखा गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र राज्य में की गई थी, जबकि सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था का गठन उड़ीसा राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन हमारे पास, निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटल मॉडल किस विद्वान द्वारा दिया गया?
तो इसका आंसर है बी, चार्ल्स लिंडब्लॉम। निर्णय निर्माण समिति का इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रतिपादन चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा किया गया। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के सीमित तार्किकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में अंगुर लता संचार किस प्रकार का संचार माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनौपचारिक संचार। अंगुर लता संचार अनौपचारिक संचार के अंतर्गत माना जाता है। अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। अनौपचारिक संदेश वाहन के कुछ उदाहरण हैं: नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन ने। तो इसका आंसर है हर्बर्ट साइमन ने। इसका हम विस्तार रूप देख लेते हैं। सीमित तार्किकता की अवधारणा का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था। हर्बर्ट साइमन प्रशासन को कार्य करने की कला मानता है और यह कला उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है जो निर्णय लेता है। साइमन ने निर्णय निर्माण के संदर्भ में पूर्व तार्किकता के सिद्धांत को अस्वीकार करके सीमित तार्किकता या तुष्टीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, F.E. फिडलर। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. फिडलर द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेता की कार्य प्रणाली तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन हमारे पास। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जबकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन है हमारे पास। किस देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। स्वतंत्र नियामक आयोग का सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका में इन्हें विविध नामों से जाना जाता है। मिश्रित प्रकृति के काम होने के कारण इन्हें शासन का चतुर्थ शाखा कहा जाता है। व्यवस्थापिका के अधीन होने के कारण इन्हें कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र होने के कारण इन्हें शीर्ष विहीन शाखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शीर्ष अधिकारियों का निलंबन। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर निम्न माध्यमों से नियंत्रण रखा जाता है: पहला बजट, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा प्रश्न पूछकर, चौथा कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, पांचवा आलोचना करके इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन हमारे पास। भारतीय संविधान में बजट का क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। बजट सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्देशालय। भारत में लाइन या सूत्र अभिकरण का उदाहरण निर्देशालय है, जबकि अन्य तीनों स्टाफ अभिकरण है। सूत्र और स्टाफ में प्रमुख अंतर निम्नवत है: सूत्र कार्यकारी इकाई है, जबकि स्टाफ सहायक और परामर्श इकाई है। सूत्र सदैव निर्णय लेता है और स्टाफ उसे सहायता प्रदान करता है।
सूत्र लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि स्टाफ उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन हमारे पास, अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पर सोपान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता सोपान की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत मास्लो ने व्यक्ति के 3 प्रकार की आवश्यकताओं की पहचान की। पहला शारीरिक संबंधी आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और तीसरा सामाजिक संबंधी आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में 6 शर्तें बताई गई हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी कहेंगे यदि वह विधेयक इसमें से किसी एक शर्त को पूरा करता है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इसी का निर्णय ये अंतिम होगा। तो ये इसकी शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। ये व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है बताना था। तो व्यक्तिवाद उदारवाद की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। वह राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य को व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। आदर्शवादी विचारकों का मानना है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया था। अरस्तु के विचारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहला है आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग, संविधान का वर्गीकरण, दासता का समर्थन, राज्य व्यक्ति से पहले है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन। चौथा है राज्य साध्य व व्यक्ति साधन और राज्य का सार्वभौमिक सिद्धांत का समर्थन और निजी संपत्ति के अधिकार की मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है। प्रत्ययवादी राज्य को साध्य एवं व्यक्ति को साधन मानते हैं। अन्य विशेषताओं में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं एवं राज्य को सार्वभौमिकता के विचार के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। 80वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जापान। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों का अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडलों ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। 81वां क्वेश्चन हमारे पास, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर है सी, कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण। प्लेटो का न्याय कार्य विभाजन एवं विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार समाज के 3 वर्ग प्रशासनिक, सैनिक तथा उत्पादक निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तब राज्य की व्यवस्था अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगी। प्लेटो ने व्यक्ति के गुणों एवं कार्य के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, योजना आयोग।
योजना आयोग में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। हालांकि इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम। महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न प्रावधान है। पहला, महिलाओं एवं पुरुषों में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D में। और दूसरा, काम का अधिकार, अनुच्छेद 41 में। तीसरा, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43A में। और चौथा, एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में। और पांचवा, कृषि एवं पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 48 में। और छठा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथ्वीकरण, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रैनविल ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद मानने वालों में ग्रैनविल ऑस्टिन एवं A.N. बिर्च प्रमुख हैं। भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह संघात्मक है और ना तो पूरी तरह एकात्मक, वरन दोनों का मिश्रण है, ये D.D. बसु ने कहा। और दूसरा, सौदेबाजी का संघवाद, ये मोरिस जोन्स ने कहा। और तीसरा, भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है किंतु झुकाव एकात्मक की ओर है, ये D.S. बनर्जी ने कहा। और भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है, ये K.C. बियर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन है हमारे पास। कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के क्षेत्र की रक्षा व उसका संवर्धन। तो इसका विस्तार रूप है, कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अर्थ को सर्वोच्च स्थान देते हैं। कौटिल्य के विचार में अर्थ का तात्पर्य ऐसी भूमि या क्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हों, अतः अर्थशास्त्र एवं संहिता है जो भूमि अर्जित करने और उसकी अभिवृद्धि करने के उपायों का निरूपण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चौखंबा राज्य। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। चौखंबा राज्य की संकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। जयप्रकाश नारायण के प्रमुख विचार निम्नवत हैं। पहला, समाजवाद। दूसरा, समग्र क्रांति। तीसरा, दल विहीन प्रजातंत्र। चौथा, सहकारी कृषि का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो इसका आंसर है राज्य का नैतिकता में विश्वास। महात्मा गांधी राज्य के नैतिकता में विश्वास नहीं करते हैं। गांधी जी का मानना था कि राज्य की शक्ति और राज्य के कानून हिंसा द्वारा बल प्रयोग पर आधारित होते हैं। इसलिए गांधी जी वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। गांधी जी के प्रमुख विचार निम्नवत हैं। अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास, न्यायधारिता का सिद्धांत। तीसरा, राजनीति का आध्यात्मिकरण। चौथा, वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की कल्पना। पांचवा, हृदय परिवर्तन की धारणा में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है हमारे पास। किस विचारक ने राज्य की नैतिकता व व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गांधी। गांधी जी ने नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक है। गांधी जी नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक वे स्पष्टता व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है जबकि राज्य आत्मा विहीन एक यंत्र है। गांधी जी राज्य को अनैतिक मानते हैं क्योंकि यह दंड एवं भय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक हास की धारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हटिंगटन। राजनीतिक हास की अवधारणा S.P. हटिंगटन ने प्रस्तुत किया। हटिंगटन ने अपनी दो पुस्तकों पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके और पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में राजनीतिक क्षय की विवेचना की है।
हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय की कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व। दूसरा, भ्रष्टाचार। तीसरा, सत्तावाद। चौथा, हिंसा। पांचवा, संस्थात्मक पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने धर्म को एक अफीम की तरह माना है। मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा, दंडात्मक भौतिकवाद। चौथा, राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना। 91 क्वेश्चन हमारे पास, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। लेनिन का मानना है कि पूंजीवाद के अंतिम चरण में, जिसमें साम्राज्यवाद अपने उत्कर्ष पर होगा, समाजवादी क्रांति होगी और साम्राज्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। जॉन लॉक के विचार की प्रमुख विशेषता निम्नवत है। पहला, राज्य साधन व व्यक्ति साध्य। दूसरा, व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन। तीसरा, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन। चौथा, विवेकशील मानव कड़ी संकल्पना। पांचवा, राज्य व समाज में अंतर करता है। छठा, नागरिकों के सरकार के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन हमारे पास, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में मुख्यतः किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक दास कैपिटल 1866 में किया है। मार्क्स ने पूंजीवाद का विशुद्ध अध्ययन किया है और पूंजीवाद के संबंध में उसका एक महत्वपूर्ण विचार अतिरिक्त मूल्य का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माओ त्से तुंग। साम्यवादी विचारक माओ त्से तुंग के विचार निम्नवत है। पहला, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा। दूसरा, लोक युद्ध का सिद्धांत। तीसरा, अंतर विरोध का नियम। चौथा, जन क्रांति का सिद्धांत। पांचवा, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। छठा, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत और सातवां, जन क्रांति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन। हेरोल्ड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1935 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है हमारे पास, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए और यह समझौता 1 जनवरी 2010 को प्रभावी हुआ। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2012 में किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि भारत आसियान संबंधों की शुरुआत 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में की थी। 23 जुलाई 1996 को भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा आसियान ने
प्रदान कर दिया एवं 2002 से आसियान के साथ भारत की सालाना शिखर बैठक होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन हमारे पास, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपैक संगठन की स्थापना नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉब हॉल की पहल पर हुई। G20, हिम तक्षेश एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे संगठनों का भारत सदस्य है। G20 विश्व के औद्योगिक विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है। हिम तक्षेश हिंद महासागर के तटीय देशों का संगठन है, जबकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के कुछ देशों का मंच है। 99वां क्वेश्चन हमारे पास, भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसके सही कूट में है लगाने थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रमुख घटनाओं का जो कालक्रम है वो निम्नवत है। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954, बांडुंग सम्मेलन 18 से 24 अप्रैल 1955 और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960। ये क्रमवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1972। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन है, मृदुल शक्ति का धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ नाई। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। मृदुल शक्ति सॉफ्ट पावर की अवधारणा का प्रतिपादन जोसेफ नाई द्वारा किया गया। नेक्स्ट 102वां क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक दल विचारों के दलाल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉवेल। लॉवेल ने राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देशों को चौथे विश्व के रूप में मान्यता मिली है। विश्व के पश्चिम विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, उन्हें पहला विश्व या पहली दुनिया का देश कहा जाता है। विश्व के ऐसे देश हैं जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, उन्हें दूसरी दुनिया या दूसरा विश्व कहा जाता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया या तीसरी विश्व कहा जाता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया या तीसरा विश्व कहा जाता है। नई दिल्ली में 1968 में संपन्न अंकटाड के सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 2768 द्वारा 1971 ईस्वी में अल्प विकसित देशों की एक नई श्रेणी सृजित की, जिसे चौथा विश्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इस्तांबुल। अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में तुर्की के ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में संपन्न हुआ। अल्प विकसित देशों का पहला सम्मेलन 1980 में संपन्न हुआ था। ये देश दुनिया के पिछड़े एवं बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण इनको चौथा विश्व कहा गया। इनके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रंटलैंड आयोग। जीवंत विकास या सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जीवंत या सतत विकास का अभिप्राय यह है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग उस तरह से करना चाहिए जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए समस्या ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हैरोल्ड लॉसवेल। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ह्यूस्टन को माना जाता है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन जी आमंड ने किया था एवं संचार सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल ड्वाइच ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है थॉर्स्टीन वेवलेन। मैक्स वेब द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की अवधारणा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने निम्नवत शब्दों के माध्यम से आलोचना की है। थॉर्स्टीन वेवलेन ने प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है। इसी प्रकार विक्टर थॉम्पसन ने ब्यूरोपैथोलॉजी, क्रोजियर ने अपनी भूलों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता, मर्टन ने लक्ष्य से विस्थापन, जेम्स डेविन ने व्यावसायिक मनोवृत्ति, लॉर्ड हीवर्ट ने नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन है, किस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। डी मैकिन ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी है। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करना है। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुकूल कानून पारित करवाते हैं। यूएसए की शासन व्यवस्था में इनकी सक्रियता देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। कमल क्रांति का संबंध मिस्र देश से है। 25 जनवरी 2011 को प्रारंभ हुई अरब क्रांति विविध नामों से जानी जाती है, जैसे 25 जनवरी की क्रांति, फ्रीडम रेवोल्यूशन, रेज रेवोल्यूशन, यूथ रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इत्यादि नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र दोहा चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, नवंबर 2001। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र दोहा चक्र की शुरुआत नवंबर 2001 से हुई। कतर की राजधानी दोहा में विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया चौखंबा राज्य विचारधारा से थे और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की विचारधारा से थे और महात्मा गांधी प्रशासनिक अराजकतावाद से थे और जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र विचारधारा से थे। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 112वां क्वेश्चन है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अराजकतावाद। अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी व्यक्ति को मूलतः सौम्य स्वभाव एवं उत्तम प्रकृति का सामाजिक प्राणी मानते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अस्तित्व में आने पर मनुष्य की प्रकृति विकृत एवं भ्रष्ट हो गई। इसलिए अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। उदारवाद को दो भागों में बांटा जाता है, पहला नकारात्मक उदारवाद या प्रारंभिक उदारवाद या व्यक्तिवाद, यह राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, जबकि दूसरा सकारात्मक उदारवाद जिसे आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 113वां क्वेश्चन है, गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
गांधी जी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम निम्नवत है। पहला, हिंद स्वराज का प्रकाशन। हिंद स्वराज का प्रकाशन 1909 में हुआ था और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी, पर यह अहमदाबाद के कोचरब में हुई थी। तब इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था और बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे इसको ट्रांसफर किया गया था। तब इसका नाम फिर साबरमती आश्रम पड़ा था। और नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो भारत में किया गया गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। और चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधानमंडलों की बैठकों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का भाग लेने का भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यपाल को विधानमंडल का अंग होने के नाते विधानमंडल को संदेश भेजने व सदनों में अभिभाषण से संबंधित विशेष अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 175 के तहत। और विधानमंडल का प्रत्येक विधायक, चाहे वह मंत्री हो या ना हो, अपने सदनों की बैठकों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार रखता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को भी सदनों की बैठकों में भाग लेने का प्रावधान करता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकारों की रक्षा। तो इसका विस्तार रूप है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर वेरनसन द्वारा 28 अप्रैल 1961 को समाचार पत्रों के माध्यम से की गई एक अपील के साथ हुआ था। समाचार पत्रों के माध्यम से की गई एक अपील के साथ हुआ। विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार इसी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दरिद्र नारायण की धारणा। दरिद्र नारायण की धारणा का विचार गांधी जी से संबंधित नहीं है, जबकि न्यायधारिता का सिद्धांत, धर्म एवं राजनीति का समन्वय एवं सर्वोदय का विचार, अहिंसा की अवधारणा, सत्याग्रह का विचार, राज्य विहीन संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास, अपरिग्रह का सिद्धांत, रोटी के लिए श्रम की अनिवार्यता का सिद्धांत, औद्योगिकरण का विरोध, उच्च शिक्षा संबंधी विचार इत्यादि महात्मा गांधी के प्रमुख विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं है। ए और बी दोनों ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ है विदेश नीति की स्वतंत्रता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विदेश नीति की स्वतंत्रता। किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना ही तटस्थता है, किंतु गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय सही और गलत में विभेद करते हुए सदैव सही का समर्थन करना है। जॉर्ज लिस्का ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन, संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सभी, शक्ति पृथ्वीकरण, शक्ति विभाजन, लिखित व कठोर संविधान, उक्त सभी हैं। संघ व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत हैं: लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसों की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य इच्छा सभी की इच्छा तो बहुमत की इच्छा है। रूसों की सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है: सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं संप्रभु होता है, सामान्य इच्छा निरंकुश व स्थायी है, सामान्य इच्छा नैतिकता पर आधारित है, यह
बहुमत की इच्छा नहीं है। सामान्य इच्छा सदैव विवेक सम्मत एवं सामान्य हित की सामान्य चेतना को व्यक्त करती है। सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व का गुण रखती है। सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है। इसके आदेशों के पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की धारणा की कौन विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पद तथा पदाधिकारी एक है। पद तथा पदाधिकारी एक है, यह मैक्स वेबर नौकरशाही की विशेषता नहीं है। मैक्स वेबर के नौकरशाही आदर्श रूप की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। पहला, पद सोपान पद्धति। दूसरा, निश्चित कार्य प्रक्रिया। तीसरा, आधिकारिक रिकॉर्ड। चौथा, स्पष्ट श्रम विभाजन। पांचवा, विवेक सम्मत विधिक सत्ता पर आधारित। चौथा, निवैयक्तिक संबंध। छठा, निवैयक्तिक संबंध। और सातवां, वेतन एवं पेंशन अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 122वां क्वेश्चन है प्लेटो व अरस्तु के विचारों में तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साध्य है। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। प्लेटो के विचार राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्रांतिकारी हैं, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना सामाजिक रीति रिवाजों में आमूलचूल परिवर्तन करता है, जबकि अरस्तु की मान्यता है कि हमें युगों से चले आ रहे अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में प्लेटो जहां अतिवादी है, वहां अरस्तु मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123वां क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में संसाधनात्मक व अध्यात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। फ्रांस की शासन व्यवस्था में संसाधनात्मक एवं अध्यात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप देखा जाता है। फ्रांस का 5वां संविधान 1958 में लागू हुआ, जिसे डॉक्टर गॉल द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राज्य की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। और बाकी पांचों अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ए का अंग नहीं अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125वां लास्ट क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण का सटीक तात्पर्य है? तो उक्त सभी हैं। तो नए शस्त्रों के उत्पादन पर रोक, वर्तमान शस्त्रों में कटौती, शस्त्रों के व्यापार पर कटौती, इन सभी के अर्थ निशस्त्रीकरण से संबंधित है। तो निशस्त्रीकरण का तात्पर्य शस्त्रों के किसी भी प्रकार के संवर्धन पर रोक से है, अर्थात वर्तमान शस्त्रों की कटौती, हथियार बनाने के तकनीकों के व्यापार पर रोक एवं नए शस्त्रों के उत्पादन पर भी रोक। निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कानून बनाए गए हैं, जैसे पीटीबीटी 1963, एनपीटी 1968 एवं सीटीबीटी इत्यादि। तो दोस्तों, ये थे 125 प्रश्न नागरिक शास्त्र परीक्षा 2016 के विस्तार पूर्वक हल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।